नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हिस्ट्री का है और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। चलिए शुरू करता हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में क्या क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन यह क्या कहता है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। यानी संत कबीर का जन्म के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में हैदराबाद हुआ था, बी में वाराणसी है, सी में दिल्ली है और डी में मथुरा है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो कहता है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विष्णु पुराण को, बी में है गुप्त पुराण को, सी में है मात्स्य पुराण को और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका मात्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमाणिक पुराण है। मतलब सबसे प्रमाणिक पुराण जो है वह कौन है, मात्स्य पुराण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और देखते हैं ये क्या है। कहता कि निम्नलिखित में से किसे आंध्र कविता का जो है पितामह कहा जाता है। आंध्र कविता का जो है पितामह किसको कहा जाता है। नंबर 1 कृष्णदेव राय को है, बी में है तेनालीराम को है, सी में है पेडना को है और डी में है विरूपाक्ष। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। याद देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंध्र कविता का पितामह। तो यहाँ इसका सही जवाब जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेडना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जैसे देख पा रहे होंगे, कहता है ये जो है गार्गी संहिता किस विषय की पुस्तक है। आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर 1 में है चिकित्सा है, बी में है ज्योतिष विद्या है, सी में है ए और बी दोनों का है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये गार्गी संहिता जो है ये आपका ज्योतिष विद्या का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिष विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, खोटी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। मतलब खोटी लिपि जो है इसका उत्पत्ति किससे हुई है ये पूछ रहा है। नंबर ए हिंदी से है, संस्कृत है, अरमाइक से है और प्राकृतिक से है। तो खोटी लिपि का जो उदय है यानी कि विकास हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वह ऑप्शन नंबर सी यानी अरमाइक लिपि से खोटी लिपि का विकास या उत्पत्ति या उदय जो बोल सकते हैं ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है अशोक के लेखों की भाषा कौन सी है। यहाँ क्या पूछ रहा है, भाषा, लिपि नहीं पूछ रहा, भाषा पूछ रहा है। तो ब्राह्मणी है, प्राकृति है, संस्कृत है और अंग्रेजी है। तो अशोक की जो भाषा है वह किस प्रकार की भाषा है, तो वह है प्राकृतिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जैसे कहता कि अशोक के शिलालेखों में उल्लिखित ताम्रपाणी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी ताम्रपाणी जो यहाँ नाम दिया है ये किस देश के लिए उपयुक्त है, मतलब प्रयोग किया गया है। नंबर ए अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है और सुमित्रा है। तो ये आपका 7 का जो ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका के लिए ये प्रयोग किया गया है। ताम्रपाणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, श्रीलंका के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। मतलब भारत से बाहर में भी अशोक का अभिलेख मिला है।
तो यहाँ कहता है निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है। देखिए, अफगानिस्तान, चीन, वर्मा और नेपाल। तो ये जो अभिलेख है ये पाया गया है आपका चीन भारत से बाहर में, तो अफगानिस्तान में पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, और इस पे हम लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन। कहाँ से अशोक के द्विभाषी, यानी कि कौन द्विभाषी मतलब हो गया दो भाषा, एक है ग्रीक और एक है अरामाइक। ग्रीक और अरामाइक जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से हुआ है? ए में है सारे कुन्हा यानी कि कंधार से, बी में है मानसोरा से, सी में है कालसी से और डी में है कलिंग से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सराय कुन्हा मतलब कंधार से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डी कोसंबी की कौन सी कृति प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। तो डी कोसंबी का जो है कौन सी कृति प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत है। तो यहाँ देखेंगे एन इंट्रोडक्शन, क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वंडर दैट वाज इंडिया, ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही जवाब है डी कोसंबी का एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे किसने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। यहाँ टोलमी है, स्ट्रेबो है, एल्बर्नी है या सुलेमान है। तो यहाँ आप इसका सही जवाब देख पा रहे होंगे, स्ट्रेबो जो थे उन्होंने ही मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। खोरठी लिपि लिखी जाती है, कैसे लिखेंगे? बाएं से दाएं की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि दाएं से बाएं की ओर खोटी लिपि लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे है आपका। कहता है कि मौर्य काल में आंतरिक व्यापार का केंद्र था। मौर्य काल का जो आंतरिक व्यापार होता था उसका केंद्र कहाँ था? काशी है, कौशाम्बी है, तोसाली है और उपरोक्त सभी है। तो इसका सभी जगह से होते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा स्तंभ है अशोक का जिसमें अशोक स्वयं को क्या कहता है? मगध का सम्राट कहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देखें फिर आंसर आते हैं। ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, रुमिदई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या ब्राभू स्तंभ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राभो स्तंभ में ही अशोक ने अपने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों की जो वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। यहाँ है शिलालेख संख्या 1, शिलालेख संख्या 2, शिलालेख संख्या 12 और शिलालेख संख्या 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13 में है इसका वर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 16। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि अकबर के समय गुप्त मामलों में मीटिंग होती थी कहाँ? दौलत
खान में, दौलत खान में या शौकत आला में, दरवाजे खास में या गुप्त खान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दौलत खान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि गुर्जरों को किस शासकों ने पराजित किया था। गुर्जर जो थे उसको किस शासक ने पराजित कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ है प्रभाकर वर्धन, बी है राजवर्धन, सी है हर्षवर्धन और डी है शशांक। तो गुर्जर जो है इसको पराजित किया था आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन ने। किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18 कहता कि सूफी संतों के पत्रों के सामूहिक संकलन को क्या कहा जाता है। तौहीद ए वजूदी, तौहीद ए वजूदी, बी है वहदत उल वजूद, सी है अमृत कुंड, डी है मकतूबात। तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकतूबात। यानी क्या होता है, सूफी संत के पत्रों में के जो सामूहिक संकलन होते हैं उसको मकतूबात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कहता है किताब फतुह अल्दान के रचनाकार हैं। किताब फतुह अल्दान के रचनाकार कौन है? फिरदौसी है, अलबरूनी है, बिलादुरी है और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलादुरी। बिलादुरी जो है किताब फतुह अल्दान के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस संगम वंश शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को, देवराय प्रथम को, हरिहर द्वितीय को या मल्लिकार्जुन को। तो ये प्रौढ़ देवराय के रूप में इसको जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, देवराय द्वितीय को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 और इसको मिलाना है। पहले मिला लेते हैं फिर देखते हैं। कहा कि ए और बी को मिलाना है। पानीपत का प्रथम युद्ध दिया है 1526। तो ये किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर और इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी देखिए 1526 दिया है एक का। बी में खानवा का युद्ध 1527। तो खानवा का युद्ध हुआ था राणा संगा के साथ, ये भी ठीक है। ये हो गया बाबर और राणा संगा हो गया। ये चंदेरी का युद्ध 1528, ये भी सही है। और बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, ये भी ठीक है। घाघरा का युद्ध 1529, ये अफगान के विरुद्ध हुआ था। तो ये सही जवाब जा रहा है 1 2 3 4, इसलिए इसमें हो जाएगा सही आंसर मेरे यार ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का बात करें तो इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा हमको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 कहता कि अरबों ने मुल्तान को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया। नंबर ए अरबों का नगर, लो नगरी, चर्चनामा या स्वर्ण नगरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने मुल्तान को दिया था स्वर्ण नगरी के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए कब भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए में 350, बी में 712 ईस्वी, सी में 200 ईस्वी, डी में 700 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। चलिए यहाँ आप लोग एक कमेंट करके बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया उस समय सिंध का राजा कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 कहता शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये दिल्ली में है, आगरा में है, सासाराम में है या लाहौर में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था क्या था। फौजदार जो था वो क्या था? कोषाध्यक्ष था,
या फौजदारी मामलों का प्रधान था या फिर दीवानी मामले के लिए प्रधान थे या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ प्रशासनिक जो फौजदार थे ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो कोषाध्यक्ष थे। क्या थे, कोषाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 यानी क्या हो जाएगा, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाए थे, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाए थे किसने बनवाए थे, ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी अकबर ने, डी हुमायूं ने। तो इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बना था आपका शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, अभी पढ़े इसके लिए इसमें टाइम नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इसका, सासाराम में बनवाए थे इसका मकबरा, सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि पटना को प्रांत राजधानी बनाया था, किसने बनाया था पटना को प्रांत राजधानी, शेरशाह सूरी ने या अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या शाहजादा अजीम ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी ने। किसने, शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांत राजधानी बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कि निम्नलिखित में से किसने हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, नंबर 1 में ताजमहल, बी में लाल किला, सी में पंचमहल और डी में है शेरशाह का मकबरे में। तो ये सही जवाब हो जाएगा, शेरशाह के मकबरे में देखने को मिलते हैं क्या, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 30, कहता अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किए थे। जजिया कर का बात हो रहा है, तो जजिया कर 1564 है, 1545, 1556 और 1520। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कहता अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया। फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना का निर्माण कराया था कब करा था, 1560, 1575, 1520 और 1511। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1575 ईस्वी में आपका फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि मराठा राज्य का प्रशासन का प्रमुख कहलाता था, ये जो कहलाता था क्या कहलाता था, नंबर 1 छत्रपति, बी महाराज, सी सम्राट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्रपति कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कहता कि औरंगजेब के गुरु थे, कौन थे, मीर मोहम्मद हकीम, महमूद्दीन मुजफ्फर, बहादुर आलमगीर और अब्बुल मुजफ्फर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीर महमूद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 34, इसमें है कि औरंगजेब किस धर्म को मानता था। तो ये शिया धर्म को है, सुन्नी है, शिया और सुन्नी दोनों को है, इनमें से कोई नहीं है। तो औरंगजेब जो थे वह कट्टर सुन्नी थे, कट्टर सुन्नी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। नंबर 1 लॉर्ड वेलेस्ली, बी में है लॉर्ड डलहौजी, सी में है लॉर्ड हेडिंग, डी में है विलियम्स बैंटिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। मतलब क्या कहता है, ब्रिटिश सेनापति पूछ रहा है कि जिसने 1857 को विद्रोह दबाने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। नंबर ए आउटर में है, बी है चार्ल्स नेपियर, सी है कैंपबेल, डी है हॉलविल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कैंपबेल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कैंपबेल था इसका प्रमुख सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कहता कि ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था। ब्रह्मा समाज, आत्मीय सभा, ए और बी दोनों, या धर्म सभा। तो यहाँ ब्रह्म समाज का जो प्राथमिक नाम था वह
ये ब्रह्म समाज भी था और आत्म समाज भी था, इसलिए इसका दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38। 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? नंबर ए, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, लॉर्ड डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी में है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों की वेतन में भारी अंतर, और डी है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। तो इसका तत्कालीन कारण पूछ रहा है, इसे कारण तो सब था लेकिन तत्कालीन कारण ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मतलब चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना सबसे इसका तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कहता है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? नंबर ए, नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग और हिंदू मुस्लिम का एकता, मतलब हिंदू मुस्लिम जो थे मुस्लिम का एकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम का एकता। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1857 का विद्रोह जो है 1857 का असफल रहा था, मतलब इसके पीछे क्या कारण था? यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो क्या था इसका असफलता के कारण? तो यहाँ क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी या केंद्रीय सामान्य योजनाओं को संगठन करने की कमी थी, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका किसी सामान्य योजना, मतलब योजना सही ढंग से नहीं बन पाया था और एक साथ जो है आक्रमण नहीं या फिर युद्ध नहीं हो पाया था, जिस कारण से सफल नहीं रहा, असफलता का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 41। कहता कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, यानी कि ये कब पूछ रहा? 1942, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो यहाँ चैम्बरलिन थे, चर्चिल थे, एटनी थे या मैकडोनाल्ड थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन नंबर ये डी इसका, सॉरी 41 का है ना, 41 का, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कहता कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी ने, इनमें से कोई नहीं? नहीं, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का स्वरूप किसने बनाया था? देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सरोजिनी नायडू ने। तो ये भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था वो बनाया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर नहीं, ये गलत हो गया। ये प्रस्ताव जो है ये आपका बनाया था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कहता कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, यानी कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य थे? यहाँ आप देख पा रहे होंगे। कहता है कि स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तो था ही कैबिनेट मिशन के सदस्य। बी में है पैथिक लॉरेंस, ये भी था। ए बी एलेक्जेंडर, ये भी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। क्वेश्चन नंबर 46। अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ 18वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी है और 20वीं शताब्दी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर
48, ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। कहता कि नेपोलियन की माता का नाम था, क्या नाम था नेपोलियन की माता का नाम। यहाँ इसका जवाब आप देख पा रहे होंगे, रोमिलिनो लुइस, लेटिजियो बोनापार्ट, लेटिजियो रोमिलिनो या मैरी लुइस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटिजियो रोमेलियो। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 49। नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा, यह युद्ध समाप्त हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब समाप्त हुआ? 18 जून 1815, 18 जून 1814, 18 जून 1816, 28 जून 1815। तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था समाप्त ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 18 जून 1815 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कहता नेपोलियन इटली का राजा कब बना, यानी कि इटली का सम्राट कब बना था? 1804, 1805, 1806, 1807। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1 1804 में नेपोलियन जो है 1800 इसका नेपोलियन का सम्राट बना, यानी कि राजा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 41 में कहता कि प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला, जिसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया? 40, 37, 32 और 42। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, 37 देशों ने भाग लिया। कुल कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने भाग लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? कहता कि ऑस्ट्रिया डैश और इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण 1882 में हुआ। तो यहाँ देखिए उस समय ये आपका इंग्लैंड है, अमेरिका है, चीन और जर्मनी है। ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी, यानी कि कौन थे? जर्मनी थे। कौन थे? जर्मनी और इटली के बीच एक त्रिकूट की संधि हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली के बीच ही त्रिकूट। चेका नामक संगठन, देखिए या क्या लिखा है, कहता है कि चेका नामक संगठन का संगठन करता था, मतलब चेका नामक जो संगठन बना था उसका संगठनकर्ता कौन थे? ट्रॉट्स्की थे, लेनिन थे, प्लेखानोव थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का बात हो रहा है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 11 नवंबर 1952 को, 11 अक्टूबर 1940, 15 सितंबर 1947 और 2 सितंबर 1945। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। म्यूनिक पैक्ट जो है सितंबर किस ईस्वी में संपन्न हुआ था? ये 1938 है, 1940, 1937, 1942। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? कंधार, चुनार, उज्जैन, वाराणसी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी जो बनाई थी, दूसरा राजधानी वो बना था उज्जैन में। क्या बनाया था? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जो है प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ये गंधार था, कौशाम्बी था, काशी था, मगध था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मगध। क्या हो जाएगा? मगध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसने सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखना कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को और शिशुनाग को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 59। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि नेपोलियन की व्यवस्था आधारित थी किस तरह? सैन्यवाद पर,
लोकतंत्र पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैन्यवाद पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कहता कि फ्रांस को नेपोलियन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन उसका क्या था? आध्यात्मिक संग्रह, कानूनी संग्रह, शिक्षा संग्रह, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होता है कानूनी संग्रह, यानी कि नेपोलियन कोड जो कानून बनाया था वह सबसे महत्वपूर्ण देन था। चलिए, आज का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन कैसे रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।